छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से लगातार धर्म से जुड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी हमलावर है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा इस मुद्दे को और हवा देने वाला है। इसकी 3 वजह भी है। पहली, 19 नवंबर को मोहन भागवत का मुंगेली के मदकुद्वीप में आयोजन। दूसरा, आरएसएस के 1000 स्वयंसेवकों का बैंड घोष का कार्यक्रम। और तीसरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आरएसएस पदाधिकारियों के साथ मोहन भागवत का संवाद। अब आरएसएस के इस आयोजन को कांग्रेस राजनीतिक नजरिए से देख रही है। कांग्रेस का आरोप है, आरएसएस राजनीतिक दल की तरह बीजेपी की मदद करने पूरा जोर लगा रही है। आरएसएस तो राजनीतिक दल की तरह से अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। जब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक रही नीचे से, तो वो एक्टिव हुए हैं। इधर इस तरीके के आयोजन को बीजेपी गैर राजनीतिक बता रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए बिना सिर पैर के आरोप लगा रही है। पहले तो पूनिया जी आरएसएस के बारे में समझ लें। आरएसएस के सरसंचालक जी का राष्ट्रीय स्तर पे दौरे तय होते हैं, साल में एक बार हर प्रांत में जाते हैं। उनका शेड्यूल बनता है साल भर का, और उसी परिप्रेक्ष्य में उनका मलकुद्वीप में कार्यक्रम है, संघ के स्वयंसेवकों का एक कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होने आ रहे हैं। उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस को अपनी धरातल खिसकते हुए नजर आ रही है। जनता का ध्यान बांटने के लिए उलझुल आरोप लगाती रहती है। कुल मिलाकर कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में हलचल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दिन कांग्रेस पंचायत सम्मेलन कर रही है, यानी साफ है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत और गर्मा सकती है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, और जब वो छत्तीसगढ़ दौरे पर होते हैं, छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा गर्मा जाती है। इस बार भी कुछ वैसे ही हुआ। मदकुद्वीप में उनका आयोजन है, और इसी को लेके बहुत सारे सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा की ज़मीन खिसक रही है, इसलिए वो पहुँच रहे हैं। उसके अलावा मदकुद्वीप में आयोजन स्थल की चयन को लेकर भी कांग्रेस ने यहाँ सवाल उठाए हैं। तो भाजपा का कहना है ये रूटीन दौरा होता है और कांग्रेस सिर्फ मुद्दे से ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल सियासी फिजा गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी हैं, और पंचायत का एक बड़ा सम्मेलन भी कल राजधानी में होने वाला है। तो सभी की निगाहें मोहन भागवत की तरफ भी होंगी और कांग्रेस पर भी होगी कि आखिरकार उसका एक्शन का रिएक्शन क्या आता है। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी हैं, भाजपा से बहुत स्वागत। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से बहुत स्वागत। और रुद्र अवस्थी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका भी। अमित श्रीवास्तव जी, ये दौरा मोहन भागवत का हुआ, और आप लोगों का कहना है कि मोहन भागवत इसलिए दौरे पर आ रहे हैं क्योंकि ज़मीन भाजपा की खिसकती नजर आ रही है, और जगह के चयन को लेकर भी आप लोगों ने सवाल उठाए। देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति जो होता है या कोई भी संगठन होता है, वो कहीं पर भी अपना कोई कार्यक्रम कर सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर जिस प्रकार से जो कार्यक्रम संघ के द्वारा किया जा रहा है और मदकुद्वीप को ही जो चुना गया, ये हमारा एक प्रश्न है। और जिस प्रकार से अगर आप देखिए कि वाकई जो छत्तीसगढ़ की जनता का असीम प्यार आशीर्वाद हमें मिला, और जिस प्रकार से लगातार 3 सालों से हमारी सरकार कार्य कर रही है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के नेता, मुझे ऐसा लगता है कि, और आरएसएस, क्योंकि आरएसएस कहता जरूर है और बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की खिसकती जमीन, चाहे वो कोई भी राज्य हो, जहां उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ पर जिस प्रकार का इनका होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, अगर पकड़ मजबूत नहीं है तो स्वतः ही वहां पर बीजेपी आरएसएस एक्टिव हो जाती है और बीजेपी के लोग उनको एक्टिव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो प्रश्न उठा रहे हैं, आप देखिए मुंगेली जिला कवर्धा से भी लगा हुआ जो जिला है,
मैंने जैसा आपको कहा कि कोई भी संगठन देश के किसी भी स्थान पे शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी कार्यक्रम करने के लिए अभिषेक जी स्वतंत्र है। लेकिन प्रश्न मैंने जैसा कहा ना कि मटकू द्वीप ही क्यों, मुंगेरी कवर्धा से लगा जिला ही क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक चीजें वहां के कवर्धा के उसमें आई थी कि भाजपा के नेता जो बेमेतरा के भी वहां पाए गए थे और जिनके ऊपर FIR हुई वो कवर्धा के भी तो थे ही, जांजगीर चांपा के भी पकड़ाए, कोरबा के भी पकड़ाए। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से भाजपा के नेता वहां पहुंचे थे, तो लगातार ये उस चीजों को जो एक छत्तीसगढ़ में लगातार अगर आप देखेंगे जो सरकार का काम करने का शैली जो है और जिस प्रकार से चाहे ये सिर्फ बात करते थे, 15 साल यहाँ पर सरकार रही, कौशल्या माता का मंदिर कांग्रेस बना रही है, गाय के लिए हम कार्य कर रहे हैं, गौ माता के लिए हम कार्य कर रहे हैं, मंदिर हम बना रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि सियासी दौरा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत छुपी हुई है। मैं अनुराग जी से भी टिप्पणी ले लेता हूं। अनुराग जी, सियासी दौरा कांग्रेस कह रही है, जगह चयन भी बड़ा सोच समझ कर किया गया, उनका ये कहना है। अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण संघ प्रमुख के कार्यक्रम के आयोजन पर जो कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया की है, PL पुनिया जी से लेकर सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, उससे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को ये ध्यान में नहीं आता है कि वेटिकन के लोग भी हिंदुस्तान के अंदर कार्यक्रम करते हैं, अपना धर्म का विस्तार का काम करते हैं। मक्का मदीना से जुड़े हुए या इस्लामिक जो वर्ग के लोग हैं, वो उनका भी अस्तित्व भारत के अंदर है, वो भी कहीं भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या संघ के प्रमुख यदि मटकू द्वीप में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस पर तो टिप्पणी करना अपने आप में हास्यास्पद है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक तरीके से अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए, एक तो संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं और 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से संघ की इस संबंध में सांगठनिक तैयारी बहुत तेजी से चल रही है और पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों की, सभी प्रदेशों की अलग अलग बैठक संघ प्रमुख ले रहे हैं और सरसंघचालक जी के द्वारा जो बैठकें हो रही हैं उसमें एक तो ये घोष वर्ग है, मतलब जो बैंड होता है संघ का, उसका 1000 कार्यकर्ताओं का ये प्रशिक्षण और घोष और उसका प्रदर्शन है कि हम गुणात्मक दृष्टि से कहाँ पहुंचे हैं, एक सांगठनिक एक गुणात्मक दृष्टि से हम कहाँ पहुंचे, इसकी भी एक समीक्षा है। तो उस संदर्भ में इस प्रकार की बात करना और कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि भगवा ध्वज से और हिंदूवादी विचारधारा से या संघ से डर लगने लगता है और जब भी इस तरीके की बात होती है इनके पेट में दर्द होने लगता है और ये अब भ्रामक बातें शुरू कर देते हैं, मटकू द्वीप में क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर तो ईसाई समाज का पहले मेला लगता था, अरे मंदिर का अस्तित्व भी वही मटकू द्वीप में मिला है पहले, या वहां पर कोई ऐसा तो विषय है नहीं सांस्कृतिक रूप से कि वो ईसाई समाज के विशेष रूप से कोई आराध्य या वैसी कोई स्थिति है। तो इस तरीके की बात करके ये स्वयं एक तरीके से अपने जो से खारिज कर रहे हैं कि सियासी दौरा नहीं है, ये प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। हालांकि सियासत इसी पर होती रही है। रुद्र अवस्थी जी से भी मैं एक टिप्पणी ले लेता हूँ। रुद्र जी, मटकू द्वीप में ये आयोजन है और हालांकि पहली बार नहीं है कि जब मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरे पर हो तो सियासत उस पर शुरू हो गई हो। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इस दौरे को, किस तरीके से आयोजन स्थल को चयन को लेकर आप सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक सियासत का प्रश्न है तो अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कामकाज को देखें जो खुले तौर पर या सार्वजनिक रूप से उनकी स्वीकारोक्ति है कि वो राजनीति से अलग है, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी तरफ से अक्सर हमेशा ही कहा जाता है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जब भी मोहन भागवत जी का कहीं दौरा होता है और वो जो बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसके बाद सियासी हलचल शुरू हो जाती है, हम सब देख रहे हैं। जहाँ तक उस स्थल के चयन का प्रश्न है, फिर वैसे मैं ही कहूँगा कि सामान्य प्रक्रिया में वो चूंकि उनका जो घोष का कार्यक्रम है उसका जो 1000 लोगों का घोष हो रहा है उसका समापन होना है और उसके साथ में वो जो उनके जितने प्रकल्प चल रहे हैं उनके जो
लोगों से बातचीत करना है, ये उनका मुख्य कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि जो मदकू द्वीप है वहाँ अभी कुछ साल पहले उत्खनन के बाद मूर्तियां मिली हैं और वहाँ पर धीरे धीरे करके एक पर्यटन केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। और दूसरी चीज वो स्थान ऐसा है जहाँ मसीही मेला भी लगता है हर साल, और वो चारों तरफ शिवनाथ नदी से घिरा हुआ हिस्सा है और वहाँ पर मसीहियों का भी मेला लगता है। इस दृष्टि से अब अगर इसके तीसरे पक्ष में जाते हैं तो इस बार जो चर्चाएं लगातार हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के बाद कि धर्मांतरण के मुद्दे को की भी चर्चा लगातार बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उस स्थिति में ये कार्यक्रम का महत्व निश्चित रूप से एक अलग हो जाता है कि वो एक संदेश देने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से होगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक, अमित जी, आप लोगों ने कहा कि भाजपा की जमीन खिसक रही है और संघ पर भी आप लोगों का कहना है कि भाजपा की मदद लगातार करती रही है, उसी के एजेंडे को बढ़ा रही है या भाजपा उस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में यदि इस जगह का चयन किया जाता है और जैसा आप बोल रहे हैं कवर्धा मुंगेली के पास की जगह को चयन बड़ा सोच समझ कर किया गया है, तो क्या आप इसे इस कोशिश के तौर पर देख रहे हैं कि भाजपा उस जगह आयोजन करके अपनी ज़मीन वापस तलाश लेगी या उन मुद्दों को भुला लेगी जिससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा और संघ के आदत को जानती है कि धर्म से धर्म को लड़ाने का जो चरित्र है वो भली भांति छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। और हमने देखा है कि जहां भाजपा सत्ता में नहीं होती वो अपने धन बल से, अपने बहुबल से सत्ता को लाने का प्रयास करती है। और हमने मध्य प्रदेश में देखा है, राजस्थान में वो नाकाम कोशिश करते देखा है, कर्नाटक में जिस प्रकार उन्होंने किया, ये सब देश की जनता के सामने है। और मैंने जैसा कहा ना कि जब ये सत्ता में नहीं होते तो वो लगातार जहर घोलने का काम अभिषेक भी करते हैं और ये इनको तो कुछ कहने का भी अधिकार नहीं है। देखिए, आज क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो आरएसएस के प्रमुख आ रहे हैं, क्या वो अब बीजेपी के नेताओं को फटकार लगाएंगे कि क्यों आप कवर्धा की फिजा को जहर घोलने का आपने काम किया, क्यों छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता कवर्धा गए, और जिस प्रकार से क्या वो ये अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे, भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, कि जिस प्रकार से आपने धर्मांतरण का आरोप तो लगाया लेकिन एक भी आपने एफआईआर नहीं करी, एक भी ऐसे व्यक्ति को सामने नहीं ला पाए जिस सिर्फ आप आरोप लगाते रह गए। तो क्या लगातार मैंने जैसा कहा ना कि जहर में जहर घोलने के लिए आरएसएस के प्रमुख को बुलाया जा रहा है, लेकिन भाजपा को बताना चाहिए ये जहर घोलने का अमित जी, अगर वो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या इसका नुकसान आप लोगों को सियासी तौर पर उठाना पड़ सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। मैंने जैसा कहा, ये जो फिजा, छत्तीसगढ़ की शान फिजा में जहर घोलने का काम जो कवर्धा में इन्होंने जो प्रयास किया था, कुकृत्य किया था, जनता ने उनको बेनकाब किया है। और मैंने जैसा कहा कि भाजपा का जहर घोलने का ये सहयोग है या आदतन प्रयोग है, ये भी आज अनुराग भैया को बताना चाहिए। अनुराग जी, ये प्रयोग संयोग क्या आप लोगों को कोई खोई ज़मीन जैसा कि कांग्रेस करी तलाशने में वाकई मददगार साबित होगी? बहुत सारे हिंट वो दे रहे हैं जगह के चयन को भी लेकर, और सियासत तो होती ही रही है और संघ और भाजपा को एक दूसरे से जुड़ा भी माना जाता रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए अभिषेक जी, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस को हिंदुत्व से पता नहीं क्या एक प्रकार से उनको एक भय है या उनको ऐसी एलर्जी है कि कांग्रेस के नेता हमेशा एंटी हिंदुत्ववाद क्यों करते हैं। अभी सलमान खुर्शीद जी ने किताब लिखी। अनुराग भैया, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में टोक रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, भाजपा को मानना ही हिंदुत्व को मानना नहीं है। मैं हिंदू आदमी हूँ और मेरे को गर्व है मेरे हिंदू होने पे, लेकिन उतना ही गर्व मेरे कांग्रेसी होने का है। लेकिन दोनों गर्व उससे कोई भाजपा का नेता छीन नहीं सकता। आप जनता को बगलाने का काम मत करिए, गलत बात कर रहे हैं आप। भाजपा को मानना ही हिंदू को मानना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे देते हैं अभिषेक जी इन लोग, जब इनका कभी भी कांग्रेस ने नहीं कहा, गलत प्रचारित करते हैं आप लोग। अभी इनके नेता बता दिए ये आईएसआईएस और बोको हरम जैसी हिंदुत्व है, इस प्रकार की बात करने लगे।
अभी कवर्धा में भगवा ध्वज को उतार के फेंक दिया गया, विवाद वहां से शुरू हुआ। कोई हमने किसी का झंडा वहां से नहीं फेंका, कोई हिंदू समाज ने नहीं फेंका, तो भगवा झंडा उतार के फेंका किसने? फिर 300 गाड़ियों के काफिला में गया कौन महामंत्री? तो पड़ताल तो इनको करने की आवश्यकता है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जिस तरीके का एक वातावरण छत्तीसगढ़ में निर्मित कर रहे हैं, आज स्पष्ट रूप से चाहे वो धर्मांतरण हो चाहे इस्लामीकरण हो, एक तरीके से छूरेबाजी से लेके जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक जो धार्मिक एजेंडा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है, और उस पर जो भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर हुई है, उस पर जो ग्रामीण लोग उस विषय को उठा रहे हैं, उससे ये अच्छे खासे परेशान है। और इसलिए इस प्रकार की बात करके इनको डर लगता है कि वहां चले जाएंगे मजबूत रूप में, कहीं ये मुद्दा फिर और गंभीर ना हो जाए छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इस प्रकार के जब डर लगने लगता है इनको हिंदुत्व से, तो हिंदुत्व के खिलाफ प्रलाप करने लगते हैं और तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। जबकि ये स्पष्ट रूप से मैं जवाब देना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि संघ का कोई पॉलिटिकल वोट बैंक का एजेंडा नहीं है। संघ तो एक स्वार्थ संगठन है, एक स्वयंसेवी संगठन है, सभी प्रकार के लोग उसमें जुड़ते हैं। नेहरू जी ने भी संघ को परेड में आमंत्रित किया था। अनुराग जी, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संघ की नीतियों से या कहीं ना कहीं आप लोगों को भी मदद मिलती रही है। अमित जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोले। जी देखिए, मैंने जैसा कहा कि भाजपा को मानना ही हिंदू व्यक्ति जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं हिंदू हूं, मैं कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूं, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। लेकिन ऐसी क्या वजह है अभिषेक जी, आप देखिए कि भाजपा के नेता की जहरीली भाषा बोली और जिस प्रकार से झूठे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, अशोभनीय बात करते हैं और आपत्तिजनक बयान देते हैं कि हम हिंदू विरोधी हैं। अरे गलत बात आप लोग करते हैं। जहरीली बोली लगातार अगर भाजपा और अमर्यादित शैली भाजपा नेताओं की पहचान बन गई है, फिर चाहे वो दिल्ली चुनाव हो, बंगाल चुनाव हो या और दीगर कहीं चुनाव हो, ये जानबूझ के ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस पर करूंगा कि भाजपा ये आरोप लगाती रही है कि हिंदू विरोधी है, जैसे अनुराग जी लगा रहे हैं, तो इस बात को अगर प्रचारित कर रही देश भर में, तो लोकसभा के जो रिजल्ट है, कहीं आपको लगता है कि जनता को समझाने में भाजपा कामयाब भी हो गई है? छत्तीसगढ़ में हालांकि आप लोग लगातार राम वनगमन और तमाम तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन काउंटर कैसे करेंगे? जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? क्योंकि कुछ भी हो, भले वोट बैंक की राजनीति की बात ना हो, लेकिन सियासी दल तो आप लोग भी हैं, वोट तो आप लोगों को भी चाहिए। अभिषेक जी, आप देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने संदेश दिया है। आज गुजरात मॉडल नहीं, छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में चल रहा है। आज आप देखिए कि 15 सालों तक माता कौशल्या का मंदिर इन्होंने नहीं बनाया। मेरे राम थे ठाठ में, और इनके 5 स्टार कार्यालय छत्तीसगढ़ और दिल्ली में बने, ये थे ठाठ में। ये सारी चीजें जनता ने देखा है। और जब हम आपके चैनल पे डिबेट करते थे और हम इनसे कहते थे कि आपका तो स्लोगन था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो तारीख बता दीजिए, तो भाजपा के प्रवक्ता बैठ के बोलते थे मैटर वॉज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जब उन्होंने डेट नहीं बताया, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने ये निर्णय दिया, और वहां आज दिव्य और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। अब भाजपा के नेता क्रेडिट लेने आ गए, तो जनता भली भांति समझती है। अभिषेक जी, क्या छत्तीसगढ़ में आप लोगों का वो फॉर्मूला फेल होता है यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसा अमित जी बोल रहे हैं? अभिषेक जी, 20-20 वकील खड़े करने वाली पार्टी और भगवान राम को काल्पनिक बोल के हलफनामा देने वाली पार्टी जब भगवान राम की बात करती है और जब अवसर आने पर उत्तर प्रदेश में तिलक लगा लेती है, तो स्वाभाविक रूप से इनके दोहरे चरित्र के बारे में जनता स्पष्ट रूप से जान चुकी है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ये फॉर्मूला, एजेंडा या कोई चुनावी नारा नहीं, हमने इसको करके दिखाया है। हमारा एजेंडा में ये था कि हम राम मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। हम गुलामी का प्रतीक मानते थे उस ढांचे को, और ये उसको मस्जिद मानते थे। हम तो उसको ढांचा कहते आए थे। तो उसके गिरने के बाद स्वाभाविक रूप से भगवान राम का मंदिर बनने ही था, और उसको लेकर जो हिंदुत्व का ज्वार देश भर के अंदर उठा है, उससे कांग्रेस निश्चित रूप से घबराई हुई है, और उसको काउंटर करने का प्रयास, असफल प्रयास कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और जो इनका पुराना एजेंडा है कन्वर्सन से लेकर तुष्टीकरण का, उसका प्रयोग जहां भी इनकी सरकार होती है, आप देखेंगे
वो स्पष्ट रूप से दिखाई होता है, परिलक्षित होता है। भाजपा के नेता विकास पे बात नहीं करते, या फिर बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, सिर्फ धर्मांतरण की बात करते हैं, झूठा एजेंडा फैलाते हैं। जैसा मैंने कहा, झूठे बेबुनियाद आरोप लगाने में मास्टरी है। राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से इस देश के अंदर विरोध होगा। मैं एक टिप्पणी रुद्र जी की लेना चाहूंगा यहाँ पे। सिर्फ मुझे इतना ही जी रुद्र जी, ये जो पूरे हालात छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से बने हैं, ये हालांकि कभी छत्तीसगढ़ में किसी बड़े मुद्दे के तौर पर हिंदुत्व रहा नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से धर्मांतरण और तमाम चीज़ें उभर कर आई हैं, मोहन भागवत के दौरे को भी, जगह के चयन को भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है। क्या आप मान रहे हैं कि 2023 में एक बड़े मुद्दे के तौर पर, ये एजेंडे के तौर पर ये चीज़ सेट होंगी और एक अहम मुद्दा होंगी? देखिए, मुद्दा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे आप 2 मिनट का समय दे तो मैं ये चीज़ जरूर एक विश्लेषण के रूप में सामने रखना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले आप तमाम चुनावों को देख लीजिए तो उसमें इस तरह के मुद्दे पर, क्योंकि कभी कोई ध्रुवीकरण नजर नहीं आता। और ये भी मैं इसे जोड़ दूं कि जैसे जातिगत जो कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती है, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये माना जाता है कि ये कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि बसपा की जो राजनीति की शुरुआत थी वो छत्तीसगढ़ के ही क्षेत्रों से हुई। काशीराम जी ने सबसे पहला चुनाव जांजगीर लोकसभा से लड़ा था 1984 में, और 82,000 वोट पाए थे वो बालकोट क्षेत्र और वहां पर के लोगों को संगठित करके। लेकिन वो प्रयोगशाला के रूप में उन्होंने देखा, इसके बावजूद यहाँ जातिगत राजनीति की संभावनाएं उन्हें नजर नहीं आई। वो करीब करीब मैं जो एक अगर तटस्थ नजरिए से देखूं तो मुझे लगता है कि ये भी छत्तीसगढ़ में ऐसी संभावना, इस तरह के ध्रुवीकरण की, कि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की जो बातें कही जाती हैं उसकी संभावना कम है। अब ये बात है कि आज का जो दौर है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिस तरह की चीजें लोगों के बीच पहुंच रही हैं, जो लोगों की जो धारणाएं बन रही हैं, उसमें इसका कितना असर होगा और लोग इसको किस रूप में देखेंगे, इसके लिए आने वाले वक्त का इंतजार करना ही मेरी समझ में बेहतर है। लेकिन जो चर्चा शुरू हुई है बीजेपी की तमाम बैठकों में, या उसके बाद हम आप भी बैठ के अगर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इसका अर्थ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इसको इशू बनाने में इसकी तैयारी जरूर हो रही है। और रहा सवाल, अभी कवर्धा की भी चर्चा आई थी, मेरा तो यह भी मानना है कि वो वहां जो माहौल बना है उसको संभाल पाने में जो मौजूदा सरकार है उसको भी ये अवसर ही नहीं देना था कि वहां पर इस तरह का वातावरण बने। और इसके लिए मैं कहीं न कहीं उनको भी जिम्मेदार मानता हूं। और होना ये चाहिए था कि आपस में मिल बैठ के इसका समाधान निकालें। लेकिन अगर अपन कहते हैं, सब मानते हैं कि बीजेपी को इसी तरह के मुद्दों की तलाश है, तो वो उनके हाथों में इस तरह की चीजों को सौंपने का अगर जो की गलती अगर हुई है तो ये भी इसको भी देखना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आने वाले समय में ये पता चलेगा कि इस मुद्दे पर अब छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच क्या इसका असर होगा या नहीं होगा, ये मुझे लगता है। लोग क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। असल मुद्दा ये है कि छत्तीसगढ़ के लोग क्या सोचते हैं और क्या इस मुद्दे पर आने वाले समय पर या 2023 में वोट पड़ेंगे। क्या वाकई छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण होगा, या जाति समीकरण को लेकर या धर्म को लेकर वोट पड़ने लगेंगे? क्या वाकई फिजा माहौल बदल रहा है? रिकॉर्ड और ट्रेंड तो अब तक इन तमाम बातों को नकार रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, बार बार इशू के तौर पर ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, काफ़ी कुछ भविष्य के गर्त पर छिपा हुआ है। और आने वाला वक्त बताएगा कि इन तमाम सियासी विवादों का, दौरों का, चर्चाओं का असर आम जनता पर क्या पड़ता है और वो इसे किस रूप में देखती है। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।